नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। लोकसभा से कांग्रेस के 6 सांसद निलंबित, नहीं ले सकेंगे 5 दिन कार्रवाई में हिस्सा। भीड़ की हिंसा पर चर्चा की मांग के दौरान अवरोध। विशेषाधिकार समिति के पास जा सकता है। कार्रवाई से हटाई गई नरेश अग्रवाल की टिप्पणी का मामला। उपसभापति ने दिया संकेत। 12 दलों के सांसदों का नोटिस। राष्ट्रपति के तौर पर प्रणब मुखर्जी का आखिरी संबोधन आज शाम 7:30 बजे। देश के नाम संदेश। रामनाथ कोविंद का शपथ ग्रहण कल। इराक में लापता 39 भारतीयों के बारे में नहीं पुख्ता जानकारी। भारत दौरे पर इराक के विदेश मंत्री का बयान। खोजने में मदद का वादा। काबुल और लाहौर में आत्मघाती धमाके, 60 लोगों की मौत। आतंकियों ने सरकारी कर्मचारियों को बनाया निशाना। और पहली खबर में आज हम बात करेंगे राज्यसभा में सांसदों की ओर से दिए गए विशेषाधिकार हनन नोटिस पर। लेकिन उससे पहले बात लोकसभा की, जहां पर सोमवार को कांग्रेस के 6 सांसदों को 5 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। इन्होंने आसन की तरफ कागज फेंके थे। विपक्ष की ओर से भीड़ की ओर से हिंसा पर चर्चा की मांग के दौरान ये अवरोध हुआ था और इस वजह से कार्रवाई दोपहर 2:30 बजे के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। श्री गौरव गोगोई, श्री के सुरेश, श्री अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस के 6 सांसदों को 5 दिन के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित करने के फैसले की घोषणा की। उन्होंने कहा कि गौरव गोगोई, के सुरेश, अधीर रंजन चौधरी, रंजीत रंजन, सुष्मिता देव और M.K. राघवन का व्यवहार सदन की परंपरा के खिलाफ था। स्पीकर के मुताबिक अवरोध के दौरान इन सांसदों ने कागज फाड़े और आसन की तरफ फेंका। This conduct of members is highly unbecoming and an abuse of the rules of the House, which seeks to undermine the dignity of the House. These members, by persistently and willfully obstructing the business of the House, have caused grave disorder. दरअसल सोमवार को कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस समेत कई दलों ने कथित गौ रक्षकों की हिंसा का मामला उठाया था। निलंबित सांसदों का कहना है कि वो इस मुद्दे पर विरोध जारी रखेंगे। करके मॉब लिंचिंग एक वाइटल मुद्दा है देश के लिए, उसके डिस्कशन के लिए नारे लगा रहे थे। अगर नारा लगाना सस्पेंशन करना है तो सर आंखों पर। कांग्रेस पार्टी ने भीड़ की हिंसा के मुद्दे पर प्रश्नकाल स्थगित कर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया था, लेकिन स्थगन प्रस्ताव खारिज हो गया। अल्पसंख्यक, दलित, महिलाएं और कमजोर वर्ग के लोगों को एक भय और आतंक का वातावरण में रहना पड़ा है और ये सरकार ऐसी बर्बर और शर्मनाक हत्याओं को रोकने में पूरी तरह असफल हो गई है। जब से बीजेपी का सरकार हुकूमत में आए हैं, सारा देश में ये गोरक्षक तांडव कर रहे हैं। मैडम प्रधानमंत्री बोलते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कांग्रेस सांसदों के व्यवहार की निंदा की। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से हम अपेक्षा नहीं कर सकते हैं वो ऐसे दुर्व्यवहार करे, ऐसे असंसदीय व्यवहार करे, ऐसे कागज उसको छीन करके वो फेंके, इसका पूरा निंदन करते हैं। स्पीकर ने कहा कि वो चर्चा कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए प्रश्नकाल को स्थगित नहीं किया जाएगा। रविंद्र सिंह शोरान के साथ प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन ने संकेत दिया है कि सदन की रिपोर्टिंग के दौरान एहतियात न बरतने के लिए ये मीडिया का मामला सदन की विशेषाधिकार समिति को सौंपा जा सकता है।
पिछले हफ्ते ही सदन में निर्देश दिया गया था कि कार्रवाई से निकाल दिए गए भाग को मीडिया में न तो प्रकाशित किया जाए और न ही दिखाया जाए। शून्यकाल के दौरान नाम निर्देशित सदस्य केटीएस तुलसी ने नरेश अग्रवाल के बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रकाशित करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 12 दलों ने हस्ताक्षर कर नियम 188 के तहत विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। More than 12 parties have given a notice under Rule 188 regarding breach of privilege, where the statement of Mr. Naresh Agarwal was twisted and distorted. I submit that more than 50 MPs are here, Millard, and this matter should be referred to the Privileges Committee. I move this motion. उपसभापति पीजे कुरियन ने इस पर कहा कि अगर सदस्य के बयान को गलत तरीके से प्रकाशित किया गया है तो ये उसके विशेषाधिकार का हनन है। Media should not report anything that has been expunged in the House. I said that, but yet it was reported. It was said that there is reporting and misreporting, and also when members make some speech, if it is distorted or see that yes that amounts to the breach of privilege, and your notice, especially when it is signed by more than 50 people, and if it refers to distortion of what is said in the House, will be referred to Privilege Committee. समाजवादी पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल ने 20 जुलाई को दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर चर्चा के दौरान सदन में बयान दिया था। सत्ता पक्ष की आपत्ति के बाद इस भाग को सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया था। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर और बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ एडवोकेट और राज्यसभा सांसद माजिद मेमन साहब। स्वागत है माजिद साहब आपका। जिस तरीके से पूरा मामला आया है, प्रिविलेज कमेटी को भेजने की डिमांड करीब 12 दलों के 50 सांसदों की ओर से की गई है, इसे कैसे देखा जाए? क्योंकि मीडिया की ओर से जो बातें आ रही हैं कि जो रूलिंग्स थी पहले वो प्रिंट मीडिया को ध्यान में रखकर बनाई गई, लेकिन आज के दौर में इलेक्ट्रॉनिक से लेकर ऑनलाइन मीडिया जो कि तुरंत खबरों को रखता और मैं कहूँ कि प्रचारित करता है, ऐसे में इसे कैसे देखा जाए? देखिए, सदन की कार्रवाई या न्यायालय की कार्रवाई, इन दोनों चीज़ों में लगभग एक कॉमन सा एलिमेंट ये है कि अगर आप अदालत किसी कार्रवाई को गलत रिपोर्ट करते हैं या अदालत के मना करने पर कि इसे पब्लिश न किया जाए और उसके बाद भी आप उसे छापते हैं या टेलीविजन पर दिखाते हैं, तो जाहिर है कि आप उसका अदालत का अवमान करते हैं और वो एक उल्लंघन होता है जिसके खिलाफ कार्रवाई होती है। उसी तरह से सदन में भी जो ये घटना हुई है, अब उसमें हम वहाँ मौजूद थे जब ये मसला उठा था कि नरेश अग्रवाल जी ने कोई बातें कुछ ऐसी कही थी जो आपत्तिजनक लगी और उस पर सत्ता पक्ष के कई सांसद खड़े होकर उन्होंने आपत्ति बताई। तो डेप्यूटी चेयरमैन ने सदस्य से कहा अग्रवाल जी से कि आप अपने वो शब्द वापस ले लें और खेद प्रकट करें। तो बहुत डिस्कशन के बाद उन्होंने नरेश अग्रवाल जी ने कहा कि ठीक है, मैं खेद प्रकट करता हूं, और डेप्यूटी चेयरमैन ने रूलिंग दी और उनकी रूलिंग में साफ शब्दों में ये कहा गया था कि ये जितनी चर्चा हुई है इस विषय पर जो आपत्तिजनक बात थी उसको रिकॉर्ड से एक्सपंज कर दिया जाए। अगर किसी चीज को राज्यसभा या लोकसभा में एक्सपंज कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है रिकॉर्ड प्रोसीडिंग से, तो उसका वजूद नहीं रहता, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। अब अगर उसका अस्तित्व खत्म हो गया तो उसके बाद उसको छापना या उसको टेलीविजन पर दिखाना ये उचित नहीं है। और इस केस में तो बाकायदा उसको एक्सपंज के ऑर्डर के बाद डिप्टी चेयरमैन ने प्रोसीडिंग्स के ये रिकॉर्ड में है कि उन्होंने कहा कि मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सारा एक्सपंज जो डिस्कशन है उसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेगा। ये कहने के बावजूद भी अगर दूसरे दिन अखबारों में कुछ छपा है या टेलीविजन पर कुछ दिखाया गया है, तो ये तुलसी जी ने जो मूव किया है पिटीशन, उसमें हम सब के दस्तखत है। उसको तो मिस रिपोर्टिंग की बात है। मिस रिपोर्टिंग दूसरा गुनाह है। एक पहली बात तो ये कि आपको वो चीज रिपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे आप, और नहीं करना चाहिए कि जिसको एक्सपेंड कर दिया गया और जिसके बारे में डिप्टी चेयरमैन की फर्दर रूलिंग ये है कि नो मीडिया विल यूज दिस। पहले तो आपने उसको रिपोर्ट किया, वो एक गुनाह है, उसके बाद आपने उसको मिस रिपोर्ट किया, वो दूसरा गुनाह है। तो जाहिर है अब ये पिटीशन जिस पर 50 से ज्यादा सांसदों के दस्तखत हैं,
वो प्रिविलेज कमेटी के पास जाएगा और उसके बाद तो कंसर्न मीडिया को उसका जवाब देना पड़ेगा। माजिद साहब, एक जो दलील मीडिया की ओर से है, मैं उस पर आपका जवाब चाहूँगा। मीडिया का कहना है कि जब ये रूलिंग थी कि अगर कोई बयान या कोई स्पीच स्पंज की जाती है, वो प्रिंट का दौर हुआ करता था जहाँ पर शाम को आकर खबरें प्रिंट होती थी और अगले दिन पेपर्स में आती थी। लेकिन जब अब अगर कोई बयान आता है तो उस वक्त वो लाइव होता है और उसके बाद वो मैं कहूँ कि सिस्टम के ज़रिए यानी कि ऑनलाइन मीडिया उसको तुरंत अपने अपने तरीके से उसको हाईलाइट करता है। ऐसे में क्या ये मुमकिन है कि उससे बचा जा सकता है, और अगर बचा जा सकता है तो फिर कैसे? देखिए, इसमें विशेष तौर पर जो ये नरेश अग्रवाल की जो बात है, इस पर्टिकुलर केस के बारे में मैं ये दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब इसकी आपत्ति सत्ता पक्ष की तरफ से दी गई थी इस शब्दों पर, तो उन शब्दों को मैं भी नहीं दोहरा सकता हूं अभी, ताकि आपके टेलीविजन पर भी कोई आपत्ति नहीं आया। वो शब्द खत्म हो गए। वहां पर लीडर ऑफ द हाउस अरुण जेटली साहब ने खड़े होकर ये भी कहा था, ये तो रिकॉर्ड पर है बाकायदा, ये एक्सपेंड नहीं हुआ। वो ये कहा उन्होंने कि यही शब्द जो उन्होंने सदन के अंदर कहे हैं, अगर वो बाहर करते तो उनको डिफेमेशन का उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जा सकता। इसका मतलब ये कि वो शब्द जो थे वो उचित नहीं थे और उस पर वो कानून का कहीं उल्लंघन होता था। अब शब्द जब खारिज कर दिए गए और उसके बाद फिर एक आदेश भी दिया गया कि इसके कहीं दिखाई नहीं देना चाहिए, ना अखबारों में ना टेलीविजन पे, और उसके बाद अगर कोई मीडिया का व्यक्ति ये लिबर्टी लेकर उसे बयान करता है या उसे दिखाता है और वो भी उसमें कहीं डिस्टॉर्ट करके बताता है, तो ये तो गंभीर स्वरूप का गुनाह बनता है। माजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए इस पूरे मसले पर। और फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। झांझुआ राजपूत घराने से हूँ और मेरे खानदान की रगों में हमेशा ही फौजी खून रहा है। उस वक्त मैं हिंदुस्तान को एक अंग्रेज की नजर से देखता था। अंग्रेजों का नमक खाया हमने, उसे खारिज कर दूं मैं? लेकिन जब नजर साफ हुई तो मेरी समझ में आ गया, आजादी के लिए लड़ने वाली अगर कोई फौज है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। खानदान दी पग तार तार करके हुण रिश्ते गिना रहे हो। You are charged with Indian Army Act Section 41, waging war against the king. कसमें खाई थी कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे खुद की जान क्यों नहीं चली जाए। अंग्रेजों के खिलाफ हम तीनों साथ लड़े हैं, मुकदमा भी साथ ही लड़ेंगे। खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। ये है किबुतु, अरुणाचल प्रदेश में। ये सरजमीन भारत के लिए अति संवेदनशील है, चीन से सटी हुई, खासतौर से राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से। रेत के उन भयानक कीलों के दुर्लभ दृश्य जो 24 घंटे के अंदर अपनी जगह बदल लें और बीएसएफ का काम बढ़ जाए। भारत पाक सीमा यहाँ पर बेहद कंट्रोवर्शियल जोन में आती है। भारतीय सशस्त्र बलों में एक अनकही कहावत है कि यदि कोई सैनिक अपने जीवन काल में नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में और यहाँ लद्दाख में मादरे वतन की सेवा कर लेता है तो उस सैनिक की गिनती देश के सबसे शूरवीरों में की जाती है। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा सीरीज के सुपर एक्सक्लूसिव एपिसोड्स सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। चमड़ा उत्पादों की ट्रेनिंग से जुड़े एफडीडीआई संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के तौर पर स्थापित करने से जुड़ा विधेयक आज राज्यसभा से पारित हो गया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इसके तहत 2012 से दी गई डिग्रियों को मान्यता मिल जाएगी, जिससे छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने चमड़े की कमी पर विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा
कि देश में अब वैध तरीके से ही चमड़े का कारोबार होगा। फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बिल 2017 को सोमवार को राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी। बिल के कानून बनते ही एफडीडीआई विश्वविद्यालय के तौर पर खुद छात्रों को डिग्री दे सकेगा। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा मिलने के बाद इसे किसी विश्वविद्यालय से संबद्धता लेने की जरूरत नहीं रहेगी। उन्होंने इस विधेयक पर चर्चा के दौरान चमड़े की कमी, बूचड़खानों को जबरन बंद कराए जाने के सवालों के जवाब भी दिए। गलत अनरिकॉग्नाइज्ड इलीगल सेंटर से लेदर मिलना नहीं चाहिए, इसीलिए तो रेगुलेट करने का कोशिश हो रही है। ये कोशिश नहीं हो रही है कि लेदर को बंद ही करो। हम बोल रहे हैं कि जो नीति के तहत, जो एक्सटेंट नीति के तहत होना है वो होने देना। इससे पहले बिल पर चर्चा के दौरान देश में चमड़े की उपलब्धता को लेकर उत्पादन और निर्यात में आई गिरावट पर सवाल उठे। ये लेदर मैन्युफैक्चरिंग का क्वांटम कम होता जा रहा है, उद्योग भी बंद होते जा रहे हैं। इसमें एक कारण तो पोल्यूशन कंट्रोल की वजह से जगह जगह पर उद्योग बंद किए गए। फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के बारे में जो इंस्टीट्यूट बन रहा है, अच्छी बात है। कॉमर्स मिनिस्ट्री इसको इनिशिएट कर रही है, इसको एक रूप दे रही है। मगर ऐसे विश्वविद्यालय अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा नियंत्रित हो या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा, ये मैं मानता हूं कि कभी न कभी हम सभी को सोचना पड़ेगा। In effect, the hurried decision making has snatched away the livelihoods of many people, including those in the labor industry, in the leather industry. The highly labor-intensive industry has been affected by demonetization. देश के 12 संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने वाला ये विधेयक पिछले सत्र में लोकसभा से पारित हो चुका है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में आज टीएमसी और एआईएडीएमके के सांसदों ने मेडिकल दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा नीट का मुद्दा उठाया। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में परीक्षार्थियों को दूसरे पेपर सेट दिए गए, इसका हजारों छात्रों पर सीधा असर पड़ा है। वहीं एआईएडीएमके सांसद ने तमिलनाडु के छात्रों को नीट से छूट की मांग दोहराई। सरकार ने सदन को पूरे मामले में विचार करने का भरोसा दिया। So this time in Bengal, example in Tamil Nadu, out of 56,000 people who did that exam, 40,000 wrote it in Bengali. They got a separate paper and the results have been disastrous. Those boys and girls in our two states of Tamil Nadu and Bengal have been deprived. To frame the uniform NEET syllabus, prescribe textbooks and make it very popular and make it published in all newspapers. These are requests to the government. Sufficient time to the students. Yes. Then only you can conduct NEET. Honorable MPs from Tamil Nadu had come and met me. We are looking into the matter. Raised by West Bengal also. No, they had not come, but yes, the issue is the same. The issue is the same. We are looking into the matter. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैंकों के डूबे कर्ज की समस्या से राहत दिलाने से जुड़ा बैंक विनियमन संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पेश किया। विधेयक में रिजर्व बैंक को कई अधिकार दिए गए हैं। फिलहाल सरकारी बैंकों का फंसा हुआ कर्ज 6 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने विधेयक को स्थायी समिति में भेजने की मांग की। इससे पहले सरकार बैंकिंग नियमन कानून में संशोधन का अध्यादेश लाई थी। इसमें आरबीआई को किसी भी बैंक को कर्ज वसूली या दिवाली प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश देने के लिए अधिकृत किया गया था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के 5 साल के कार्यकाल का आज आखिरी दिन है। वो शाम 7:30 बजे देश को संबोधित करेंगे। ये संबोधन आप शाम 7:30 बजे से राज्यसभा टीवी पर भी देख सकते हैं। इससे पहले रविवार को संसद में उनका विदाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ। संसद के सेंट्रल हॉल में विदाई कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा की अध्यक्ष समेत दोनों सदनों के सदस्य मौजूद थे। निर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल शपथ लेंगे। शपथ समारोह संसद के सेंट्रल हॉल में होना है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साथ में संसद भवन पहुंचेंगे और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलाएंगे। शपथ के बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और उसके बाद राष्ट्रपति भाषण देंगे। इस मौके पर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनयिक मिशनों के प्रमुख, सांसद समेत कई अतिथि मौजूद रहेंगे। नए राष्ट्रपति केंद्रीय हॉल में समारोह होने के बाद राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जहां तीनों सेनाओं की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा।
इराक ने कहा है कि वो 39 लापता भारतीयों को खोजने में हर संभव मदद करेगा। इराक के विदेश मंत्री इब्राहिम अल जाफरी ने यह भरोसा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को दिया। इराक ने पुनर्निर्माण में भारत से सहयोग की अपील की है। भारत दौरे पर आए इराक के विदेश मंत्री इब्राहिम अल जाफरी ने सोमवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। बातचीत में आपसी व्यापार और इराक के पुनर्निर्माण में सहयोग के अलावा 39 खोए हुए भारतीय नागरिकों के बारे में भी बात हुई। इराक के विदेश मंत्री ने कहा कि लापता भारतीयों की स्थिति के बारे में फिलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन वे इस बारे में कोशिश करेंगे। We have no substantial evidence that they were killed or they're still alive, so we cannot give anything in that regard. We are doing efforts and we will gratify concerted efforts in that regard. युद्ध में फंसे होने के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार 18 अरब डॉलर का है। इराक के विदेश मंत्री पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले। उन्होंने उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से भी मुलाकात की और इराक के ताजा हालात से अवगत कराया। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए का शिकंजा कसता जा रहा है। जांच एजेंसी ने सैयद अली शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ अहमद शाह समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। हुर्रियत से जुड़े फारूक अहमद डार, नईम खान, पीर सैफुल्ला, मेराजुद्दीन, शाहिदुल इस्लाम और एयाज अकबर को भी एनआईए ने गिरफ्तार किया है। एनआईए ने पिछले महीने इन सभी लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें करोड़ों रुपए के साथ अहम सुराग हाथ लगे थे। निजी चैनल के स्टिंग में खुलासे के बाद एनआईए ने आतंकी फंडिंग मामले की जांच शुरू की थी और इसमें हवाला कारोबारियों और हुर्रियत नेताओं के ठिकानों की तलाशी ली गई थी। पिछले महीने कश्मीर में डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित की पीट कर हत्या मामले में पुलिस ने अब तक 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आईजी मुनीर खान ने बताया कि बाकी आरोपियों की तलाश चल रही है और जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारियां होंगी। वहीं इस मामले में शामिल एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने 12 जुलाई को मुठभेड़ में मार गिराया था और पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर डीएसपी के पिस्तौल और दूसरे सामान की बरामदगी की है। पुलिस का दावा है कि मामले की जांच चल रही है और जरूरत पड़ने पर कई और लोगों से पूछताछ हो सकती है। 22 जून को श्रीनगर के जामिया मस्जिद के बाहर डीएसपी की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। नोएडा के चर्चित निठारी कांड से जुड़े एक मामले में मोनिंदर सिंह पंढीर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई गई है। गाजियाबाद में विशेष सीबीआई कोर्ट ने यह सजा पिंकी सरकार हत्या मामले में सुनाई। पंढीर और कोहली को इस मामले में अपहरण, बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया था। पुलिस को साल 2006 में नोएडा में पंढीर के घर से 19 कंकाल मिले थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ 19 में से 16 मामलों में चार्जशीट दायर की थी। इनमें से 9 मामलों में दोनों को सजा हो गई है। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। उत्तरी और मध्य गुजरात में पिछले 24 घंटों से भारी बारिश हो रही है और ज़्यादातर इलाके पानी में डूब गए हैं और बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। बनासकांठा ज़िले में भारी बारिश के चलते एनडीआरएफ की टीम भेजी गई, तो कुछ इलाकों में भारी बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। बनासकांठा और पाटन ज़िले के निचले इलाकों से 2000 से ज़्यादा लोगों को अब तक सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। वहीं 450 से ज़्यादा लोगों को बचाया गया है। राज्य के 33 बांध पानी से भर गए हैं। मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने बैठक कर हालात की समीक्षा की है। राहत और बचाव का काम जारी है। उधर राजस्थान में बारिश के चलते बाढ़ के हालात हैं। घरों और सड़कों पर पानी भरने से लोग बेहाल हैं। पानी भरने के चलते यातायात बाधित है। तो उदयपुर जीप के पानी में बहने से 2 लोगों की मौत हो गई। राहत और बचाव के लिए यहां पर सेना को बुलाया गया है। चीन ने सिक्किम सीमा में भारत के साथ जारी गतिरोध के बीच कहा कि वो अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के हितों की रक्षा हर कीमत पर करेगा। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान इस सप्ताह दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बातचीत से पहले आया है। डोकला इलाके में दोनों देशों के सैनिकों के बीच महीने भर से तनाव बना हुआ है और चीन भारत से अपने सैनिक वापस बुलाने की मांग कर रहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पिछले सप्ताह राज्यसभा में कहा था कि चीन भूटान के साथ ट्राई जंक्शन को यथास्थिति में एक पक्षीय बदलाव करना चाहता है, जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है।
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आज सुबह धमाके से दहल गई। पश्चिमी काबुल में सरकारी कर्मचारियों को ले जा रही बस पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 35 लोगों की मौत हो गई और 42 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक सुबह भीड़भाड़ के वक्त खनन मंत्रालय के कर्मचारियों को लेकर जा रही बस को कार बम से निशाना बनाया गया। आतंकी संगठन तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी ली है। तालिबान पहले भी हमला कर लोगों को निशाना बनाता रहा है। उधर पाकिस्तान के लाहौर में आज मुख्यमंत्री आवास के पास आत्मघाती धमाका हुआ, जिसमें पुलिसकर्मियों समेत 25 लोगों की जान चली गई। 30 लोग घायल हुए हैं, कई की हालत गंभीर है। लाहौर के पुलिस आयुक्त के मुताबिक हमले का निशाना पुलिसकर्मी थे। ये धमाका उस वक्त हुआ जब पुलिसकर्मी अतिक्रमण हटाने की कोशिश कर रहे थे। मशहूर अंतरिक्ष वैज्ञानिक और इसरो के पूर्व चेयरमैन UR राव का आज निधन हो गया। 85 साल के उत्पी रामचंद्र राव ने आज सुबह बेंगलुरु स्थित आवास पर आखिरी सांस ली। प्रोफेसर राव ने MGK मेनन, सतीश धवन और विक्रम साराभाई जैसे दिग्गजों के साथ काम किया था। उन्होंने 10 साल तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख के तौर पर सेवाएं दी। देश के पहले उपग्रह आर्यभट्ट समेत 20 से ज़्यादा उपग्रहों की डिजाइनिंग, निर्माण और प्रक्षेपण उनकी देखरेख में हुए। वो पहले भारतीय थे जिन्हें इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन की ओर से हॉल ऑफ फेम अवार्ड भी मिला। UR राव को पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा गया था। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने UR राव के निधन पर दुख जताते हुए इसे एक बड़ी क्षति बताया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।